हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण की आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम समास के अंतर्गत कुछ संदेह, भ्रांति या अंतर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि समास के अंतर्गत कौन कौन से संदेह या डाउट आपके अंदर उत्पन्न होते हैं। तो पहला है संधि और समास में अंतर। पहला डाउट क्या बनता है, संधि और समास में क्या अंतर है। दूसरा होता है कि कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर होता है। और तीसरा है द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर होता है। इन तीन प्रकार के भ्रम के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से आज के बाद इन तीन प्रकार के डाउट के बारे में किसी प्रकार का संदेह आपके अंदर नहीं रहेगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो पहला अंतर क्या है कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है या दो अक्षर का मेल होता है, जबकि समास में दो पदों का या दो शब्दों का मेल होता है। दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि समास में दो पदों का जब मेल होता है तो इसके बीच में कुछ प्रत्यय होते हैं, कुछ प्रसर्ग होते हैं, कुछ उपसर्ग होते हैं, या विभक्ति का चिन्ह होता है, या कारक का चिन्ह होता है, या अव्यय होते हैं। तो उनका क्या होता है, उन चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। जबकि संधि में किसी भी वर्ण का लोप नहीं होता है, बल्कि उस वर्ण के स्थान पर कोई परिवर्तन हो जाता है या कोई नया वर्ण आ जाता है। तीसरी चीज़ कह रहे हैं कि संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहते हैं, जबकि समासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहते हैं। यानी कि संधि का तोड़ना संधि विच्छेद और समास का तोड़ना समास विग्रह होता है। चौथा कह रहे हैं कि संधि के अंतर्गत प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्दों पर आधारित नियम होते हैं, जबकि समास में किसके संस्कृत के नियम के साथ साथ हिंदी के नियम और अरबी फारसी के शब्दों के नियम भी लागू होते हैं। और पांचवा कह रहे हैं कि संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़ या योग करना, किसका, वर्णों का। जबकि समास का अर्थ क्या होता है, पदों का संक्षेप करना या संक्षेपण ही समास होता है, या पदों को पास पास लाना ही क्या होता है, समास होता है। और छठा है अंतर कि जो संधि का विलोम होता है विग्रह, क्या होता है, विग्रह। और विग्रह अगर आपको ना मिले उस विकल्प में, तब आप विच्छेद कर सकते हैं। और समास का विलोम होता है व्यास। तो इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, और जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, और 99% बच्चे इन दोनों के विलोम में गलतियाँ कर बैठते हैं। अब संधि और समास के अंतर जानने के बाद हम लोग जो महत्वपूर्ण बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास के बारे में भ्रम है या अंतर देखने को मिलता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए बच्चों, क्या है, कह रहे हैं कि कर्मधारय समास में दोनों पदों में क्या होता है, विशेष और विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध होता है। किसमें, बहुब्रीहि में। एक पद क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरा पद विशेष होगा। चाहे पूर्व पद या उत्तर पद, दोनों में से क्या होता, एक ही पद विशेषण होगा और एक विशेष होगा। जबकि बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद मिल जाते हैं और दोनों पद मिलकर के विशेषण बन जाते हैं। किसका, किसी तीसरे का। जैसे आप देख सकते हैं, इस एक उदाहरण के माध्यम से आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपको दिख रहा है नील कमल, इसमें क्या है, नील। नील क्या है, एक विशेषण है, और किसका विशेषण है, कमल का। कमल का विशेषण है, यानी कि एक विशेषण है और एक विशेष है। अगर एक विशेषण और विशेष शब्द है, अर्थात कमल का विशेषण नील है, तो वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाता है। लेकिन देखें, एक शब्द आपको मिल रहा है नीलकंठ। यहाँ पे क्या है, नील। नील माने नीला, और कंठ माने गला या कंठ। नीलकंठ दोनों पद या पूरा शब्द ही आप क्या कह रहा है, पूरा शब्द ही विशेषण हो गया है। किसका, किसी तीसरे पद का, अर्थात शिव जी का।
यानी कि नीलकंठ को ही क्या कहा गया, विशेषण कहा गया, किसका, शिव का। अगर आप कहते हैं नीलकंठ, तो नीलकंठ किसका विशेषण है, शिव का विशेषण है। और आप ये भी पढ़े हैं कि जो इस तरह के योगरूढ़ शब्द हैं वो क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं अगर किसी समास में एक विशेषण हो दूसरा विशेष हो तो वहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर पूरा समासिक पद या समस्त पद ही किसी अन्य पद का विशेषण बन जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात बहुब्रीहि समास में अन्य पद की विशेषता बतलाई जाती है या अन्य पद की प्रधानता होती है, जबकि कर्मधारय समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, बाद वाले पद की प्रधानता होती है। क्यों? क्योंकि कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का भेद होता है। अब आप देख लिए कि प्रथम पद में क्या हुआ कि नीलकमल का विशेषण बता रहा है, कर्मधारय समास हुआ, और दूसरा पद क्या हुआ, संज्ञा हुआ, और पहला पद विशेषण हुआ। इसी प्रकार तीसरे में आपने क्या देखा, दूसरे में कि जो नील है कंठ का विशेषण नहीं बल्कि नीलकंठ का विशेषण बता रहा है, अर्थात तीसरा पद शिव जी की तरफ संकेत कर रहा है। तो आपने क्या देखा, कर्मधारय और बहुब्रीहि का अंतर। अब देखें बहुब्रीहि समास एवं द्विगु समास में क्या अंतर होता है। देखिए बच्चों, संख्यावाची विशेषण जो है वो क्या है, द्विगु समास होता है। आप कहते हैं संख्यावाची द्विगु, लेकिन जैसे ही संख्यावाची शब्द आता है तो समस्याएं वहीं पर शुरू हो जाती हैं कि संख्यावाची तो आपका बहुब्रीहि में भी होता है और संख्यावाची आपका द्विगु में भी होता है, तो किस संख्यावाची शब्द को आप द्विगु में रखेंगे और किसको बहुब्रीहि में रखेंगे। तो देखें बच्चों, संख्यावाची विशेषण हो लेकिन क्या हो, समूह में हो या समाहार में हो तब उसको द्विगु में रखेंगे। अर्थात जो संख्यावाची विशेषण हो, एक ना हो, कई हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, तो क्या होगा आपका, तो आपका जो समास बनेगा वो बनेगा द्विगु समास। लेकिन वो जो समाहार ना हो, जो संख्यावाचक विशेषण हो, वो समाहार ना हो करके बल्कि किसी एक पर हो या किसी अन्य पद पर जा करके उसकी विशेषता को बतलाए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे आप देख सकते हैं, एक है पंच आनन, क्या है, पंच आनन यानी कि 5 और धन आनन, अर्थात 5 आनन या मुख की बात कर रहा है। तो 5 या मुख या आनन किसके लिए है, एक व्यक्ति पर ही है, अर्थात समाहार नहीं है। अगर ये 5 आनन अलग अलग व्यक्ति के ऊपर होते तो क्या होता, तब यहाँ पर द्विगु समास हो रहा है। लेकिन ये 5 आनन या 5 सिर किसके ऊपर है, एक ही व्यक्ति के ऊपर है, समाहार नहीं है। इस कारण से क्या हो रहा है, केवल एक व्यक्ति का विशेषण बन गया शंकर जी का, और शंकर जी का विशेषण बनने के कारण ये बहुब्रीहि समास होता है। जबकि पंचवटी में क्या है, 5 अलग अलग वृक्ष हैं, 5 अलग अलग तरह के वृक्ष हैं, समाहार हैं, समूह हैं, इस कारण से वहाँ पर द्विगु समास होता है। तीसरी चीज़ आप ये भी जानें कि जो द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में जो इसका विग्रह है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप पंचवटी में अगर इसका विग्रह करें कि पंच है, वट है ना, अर्थात पंचवटी एक स्थान है, तो उसके लिए अगर इसका करेंगे तो वहाँ पर ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कहने का आशय ये है कि अगर संख्यावाची जो पद है किसका विशेषण बतलाए, समाहार का समूह के रूप में हो और उसका विशेषण बताए अपने उत्तर पद का, किसका, उत्तर पद का विशेषण हो संख्यावाची, तो आपका द्विगु होगा। और उत्तर पद का विशेषण ना हो करके किसी अन्य पद का विशेषण बतलाए अर्थात समाहार में ना हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला देखें, आपको एक शब्द देखने को मिलता है पीताम्बर। पीताम्बर दोनों प्रकार का है, इस पर डिपेंड करता है कि विग्रह किस रूप में करते हैं। पीताम्बर का अर्थ पीत है जो अंबर, अर्थात जो वस्त्र पीला है उसे हमने करना है, कर्मधारय समास के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन पीताम्बर का अर्थ पीत है अंबर जिसके, अर्थात पीला वस्त्र जिसका है वह है, तो वहाँ पे पूरा पद किसका, किसी अन्य पद की विशेषता बतला रहा है, अर्थात श्री कृष्ण के लिए बता रहा है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात विग्रह पर डिपेंड करता है कि विग्रह किस हिसाब से करते हैं पीताम्बर का। कहने का आशय हुआ, अगर क्या होता है, पूर्व पद किसके, संख्यावाची हो और उत्तर पद का केवल विशेषण बताए, तो
तो वहाँ पर द्विगु होगा, लेकिन पूर्व पद संख्यावाची होने के साथ साथ पूरा पद समासिक पद या समस्त पद किसी अन्य का विशेषण बतलाए तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। इसी प्रकार से अगर पूर्व पद जो है अपने उत्तर पद का विशेषण बताए तो वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है, लेकिन अगर पूरा पद समस्त पद समासिक पद किसी अन्य पद का विशेषण बतलाए तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो अंतर था, जो भ्रम था, उसके बारे में जाना। शेष अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर